हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थर्ड पार्ट के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस थर्ड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके फर्स्ट टू मेथड्स यानी कि परसेंटेज मेथड और पॉइंट मेथड हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो जाइए देख लीजिए। इस थर्ड पार्ट में हम रिमेनिंग टू मेथड्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास है आर्क मेथड और सेकंड मेथड हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इन दोनों ही मेथड्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल एग्जांपल। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्क मेथड के बारे में। बेसिकली आर्क मेथड सिमिलर है पॉइंट मेथड में, यानी जैसे पॉइंट मेथड में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में डिवाइड करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। सिमिलरली आर्क मेथड में भी हमें डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है और पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी को मेजर करना होता है। बेसिक डिफरेंस जो पॉइंट मेथड और आर्क मेथड में है वो ये है कि पॉइंट मेथड में हम इलास्टिसिटी मेजर तो करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जबकि आर्क मेथड में हम इलास्टिसिटी मेजर तो करते हैं लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन दी टू पॉइंट्स। यहां पर हमें कह रहे हैं आर्क मेथड इज सिमिलर टू पॉइंट मेथड, यानी जैसे पॉइंट मेथड में हम डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी को मेजर करते थे, सिमिलरली आर्क मेथड में भी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है। बट अंडर दिस मेथड द इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। जैसे कि आपको पता है कि पॉइंट मेथड में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, लेकिन आर्क मेथड में हम पॉइंट तो कंसीडर करते हैं लेकिन यहां पर हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं टू पॉइंट्स के बीच में। सेम डिमांड कर्व में जो दो पॉइंट्स लाई करते हैं उसके बीच में इलास्टिसिटी कितनी होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए हम आर्क मेथड यूज करते हैं। यहां पर हम एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस को भी कंसीडर करते हैं, यानी एवरेज प्राइस एंड एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड को भी कंसीडर किया जाता है। अंडर दिस मेथड एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस और एवरेज चेंज इन प्राइस as well as average change in demand is considered to calculate elasticity। यानी बाकी जितने भी मेथड्स हैं ना, उन सभी के कंपैरिजन में आर्क मेथड थोड़ा हटके मेथड है, थोड़ा अलग मेथड है, क्योंकि यहां पर हम एवरेज चेंज इन प्राइस एंड एवरेज चेंज इन डिमांड को कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इस मेथड को एवरेज रिस्पॉन्सिव मेथड भी कहते हैं। चलिए आर्क मेथड को एग्जाम्पल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ये हमारे पास है डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इस डिमांड कर्व में हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। हमें पॉइंट P और पॉइंट M के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना है, यानी इन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी कितनी है हमें इतना पता लगाना है। ये हमारे पास है प्रीवियस ईयर का प्राइस 8, ये हमारे पास है करंट ईयर का प्राइस 6। मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो ये हमारे पास डिमांड भी गिवन है। Q1 पहले डिमांड 10 थी, प्रीवियस ईयर डिमांड, लेकिन प्राइस कम होने से अब वो डिमांड इंक्रीज होकर 12 हो चुकी है। तो नॉर्मली अगर हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको भी पता है, एक बार हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास है प्राइस और ये हमारे पास है क्वांटिटी। प्राइस 8 से कम होके 6 हो गया, यानी P0 एंड P1, और क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि प्राइस कम हो चुका है, Q0 एंड Q1। नॉर्मली अगर हम यहां पर परसेंटेज मेथड अप्लाई करें तो हमारी इलास्टिसिटी कितनी आएगी बिटवीन P टू M। अगर हम P से M के बीच में इलास्टिसिटी मेजर करें तो वो कितनी आएगी, सिंपल है।
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और फिर दूसरे नंबर पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करना है। सो 12 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो 100 से 100 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 2/10 एंड -2/8। जैसे कि हमने आपको बताया कि फॉर्मूला में ही माइनस होता है तो माइनस से माइनस यहां पर कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आउटकम हमारे पास बचेगा 4/5। सो ये है इलास्टिसिटी, नॉर्मल इलास्टिसिटी बिटवीन P टू M। अभी हमने आर्क मेथड अप्लाई नहीं किया है, P टू M के बीच की इलास्टिसिटी हमने फाइंड आउट की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि M से लेके P तक की इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर सेम 4 to 5 ही होगी। अगर हम P से M की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे और वो 4 to 5 आएगी, तो M से P के बीच में डिस्टेंस तो सेम है, तो इलास्टिसिटी सेम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो चलिए अब हम इलास्टिसिटी बिटवीन M एंड P फाइंड आउट करते हैं। अब M एंड P अगर हमने इलास्टिसिटी ऑपोजिट कर दी तो हमारी जो प्राइस और क्वांटिटी की रेशियो है वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। यानी अब इस नई सिचुएशन में प्राइस हमारा 6 to 8 हो जाएगा, यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। पहले प्राइस था 6, अब प्राइस हो चुका है 8। सिमिलरली क्वांटिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी 12 एंड 10, यानी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई। ये Q0 और ये Q1। अब अगर हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करें, सो सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10 माइनस 12/12 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 माइनस 6/6 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल और यहां पर हमारे पास बचेगा -2/10 एंड 2/6। माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1/2। अब यहां पर आप देख सकते हो P से M की इलास्टिसिटी जो हमने फाइंड आउट की थी वो थी 4/5, M से P की इलास्टिसिटी हमने फाइंड आउट की 1/2। सो आर्क मेथड बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया है ताकि ये जो गैप है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको कवर किया जा सके। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी यूज एवरेज ऑफ प्राइस एंड एवरेज ऑफ क्वांटिटी। इसलिए हम आर्क मेथड को एवरेज रिस्पॉन्सिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम प्राइस और क्वांटिटी का एवरेज कर देते हैं। सो चलिए हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइस हमारे पास गिवन था 8 एंड 6, इसका एवरेज कर दो। और एवरेज करने के लिए आपको पता है 8 + 6 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट हमें इतना ही करना है, ये आ जाएगा 7। सिमिलरली हमारी जो क्वांटिटी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी वो है 10 एंड 12, इसका भी हम एवरेज कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 11। सो अब हम P और Q की जगह ये दोनों वैल्यूज यूज कर सकते हैं। जल्दी से फॉर्मूला पुट करते हैं। अगर हम फाइंड आउट करें इलास्टिसिटी बिटवीन P टू M, तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला वही सेम, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सो जैसे कि आपको पता है चेंज इन क्वांटिटी सेम वही रहेगी 12 माइनस 10 और चेंज इन प्राइस भी सेम वही रहेगा 6 माइनस 8। यहां पर P और Q की जगह अब हम एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी मेंशन करेंगे, जो भी हमने कैलकुलेट की है 7 एंड 11। सो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/11। अगर हम यही सेम सिचुएशन इलास्टिसिटी बिटवीन M टू P फाइंड आउट करें तो उसमें भी सेम सिचुएशन रहेगी, आंसर सेम आएगा। फॉर्मूला यहां पर 10 माइनस 12 हो जाएगा ऑपोजिट, 8 माइनस 6 हो जाएगा
एवरेज वही रहेगा और फाइनल आंसर भी अगेन 7/11 ही आएगा। सो आर्क मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जहां पर हम 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं और वो इलास्टिसिटी हम किसी भी डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा क्योंकि यहां पर हम एवरेज रिस्पॉन्सिव वैल्यू यूज करते हैं। एवरेज रिस्पॉन्सिव वैल्यू का मतलब है एवरेज ऑफ प्राइस एंड एवरेज ऑफ क्वांटिटी। सो ऐसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का लास्ट मेथड हमारे पास है द टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड को हम टोटल एवरेज मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। नॉर्मली जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर की जाती है तो हम प्राइस और क्वांटिटी को मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि इलास्टिसिटी लेस है, मोर है, इक्वल है या क्या है। लेकिन टोटल आउटले मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी एक कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितना खर्चा कर रहा है। इसलिए हम इसको टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। यहां पर हमें कह रहे हैं टोटल आउटले मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी हम इसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं और इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। अंडर दिस मेथड द इलास्टिसिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक कस्टमर के द्वारा किसी एक प्रोडक्ट को, उसकी गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करते समय वो कितना खर्चा कर रहा है, कितनी क्वांटिटी लेगा, कितने प्राइस का वो होगा, उसके अकॉर्डिंग ही टोटल एक्सपेंडिचर डिसाइड होता है। ये आपको भी पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में 5 रुपए का एक पेन है और आपने 10 पेन्स परचेज किए हैं, तो ये हो गया प्राइस, ये हो गई उसकी क्वांटिटी और ये हो गया उसका टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड में हम प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में कंपैरिजन करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार इलास्टिसिटी कितनी है। एग्जांपल यहां पर आपको दे रखी है, विद द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको भी पता है मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तो उसकी डिमांड कम होने लगती है। तो डिमांड हमने ले ली ऑपोजिट, 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। लेकिन हमें प्राइस और डिमांड के बीच में अब कंपैरिजन नहीं करना है, हमें एक्सपेंडिचर के बीच में कंपैरिजन करना है। एक प्रोडक्ट 1 रुपए का था, 8 क्वांटिटीज उसकी परचेज की गई तो टोटल खर्चा हो गया 8 रुपीज। 2 रुपए का एक प्रोडक्ट था, 7 यूनिट्स हमने परचेज की, 14। मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर का कॉलम इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के इंक्रीज होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। हम यहां पर क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यहां पर हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है 4 से 5, लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट, इक्वल 20-20। ऐसे ही थर्ड सिचुएशन हमारे पास है, प्राइस के बढ़ने से अब हमारा एक्सपेंडिचर कम होने लग गया, यानी ऑपोजिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड में हम इलास्टिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन वो जो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों? क्योंकि सिंपल है, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट आ ही नहीं रहा। जब इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे इसको? लेस इलास्टिक, यानी इलास्टिक है ही नहीं, चेंज आ ही नहीं रहा, बहुत कम चेंज आ रहा है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इलास्टिसिटी इज लेस देन 1।
ऐसे ही सेकंड सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन यहां पर प्राइस तो बढ़ा लेकिन एक्सपेंडिचर इक्वल है। सो आप देख सकते हो प्राइस 4 से 5 हुआ, प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, वो 20 का 20 रहा। सो इस सिचुएशन में हमारी क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। सो अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, अगर कांस्टेंट रहते हैं तो इक्वल, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं जैसे यहां पर प्राइस के बढ़ने से अब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, लेकिन हमारी डिमांड नीचे जा रही है, डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। सो ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो इस ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यानी प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, सडन चेंजेस आ रहे हैं। सो क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं इसलिए इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। सो चलिए जल्दी से हमारे इस टेबल और डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन पोर्शन भी हमें गिवन है। कब हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 होगी, अभी मैंने आपको बताया, विद द राइज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस बट देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है प्राइस कम हो जाए, लेकिन प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के कम होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इज यूनिटरी, इक्वल टू 1। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन, कब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी, सिंपल, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। इसका मतलब when the relation between price and total expenditure is opposite, then we can say that elasticity of demand is more than 1। यानी प्राइस के बढ़ने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर मार्केट में कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। या फिर यह भी हो सकता है कि प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाए, तो ये भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसको भी हम इलास्टिसिटी मोर देन 1 ही कहेंगे। लास्ट, कब हम बोलेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, सिंपल, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो व्हेन देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा यहां पर, देन वी कैन से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, यानी प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़े या फिर प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होने लग जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया आर्क मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।